मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस बार जो है कि बाद एक कई सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आपको बताएं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने विदेशी जो है अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRF के कथित उल्लंघन के मामले में गृह मंत्रालय के अवर सचिव रैंक के अधिकारी को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हिरासत में लेने के बाद अवर सचिव रैंक के जो है अधिकारी ने सीबीआई अधिकारियों ने मामले को लेकर पूछताछ भी की है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए अवर सचिव रैंक के अधिकारी की तैनाती गृह मंत्रालय के FCRF डिवीजन में थी। उन्हें शुक्रवार की शाम को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इनमें से 6 सदस्यों से पूछताछ के दौरान अवर सचिव रैंक के अधिकारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद इस मामले में उनकी भूमिका जांच के दायरे में आ गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRF से कथित उल्लंघन के मामले में 11 मई को देश भर में 40 जगहों पर छापा मारा था। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने हवाला के जरिए प्राप्त 3.32 करोड़ रुपए नकद भी जब्त की थी। सीबीआई ने गृह मंत्रालय के जिन अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया उनमें प्रमोद कुमार भसीन, आलोक रंजन, राजकुमार, मोहम्मद गजनफार अली, उमा शंकर, तुषार कांति रॉय है। तब अधिकारियों ने बताया था कि FCRF के कथित उल्लंघन का मामला जब गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में आया तो उन्होंने निर्देश दिया कि इससे शामिल लोगों के खिलाफ यथासंभव कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तब गृह मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि यह मामले में पकड़े गए कुछ अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के जो है अभियान के दौरान पता चला कि FCRF के नियमों का कथित उल्लंघन करते हुए अनेक NGOs को विदेशी अनुदान दिलाने के रिश्वत के लेन देन के अनेक अधिकारी कथित तौर पर शामिल थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मैसूर, राजस्थान में कुछ स्थानों समेत करीब 40 जगहों पर संभावित अभियान चलाया गया है। मंत्रालय की शिकायत पर जांच एजेंसियों ने 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के 7 अधिकारी समेत 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मंत्रालय को ये जानकारी मिली थी कि 3 नेटवर्क सरकारी अधिकारियों के साथ सक्रिय है। वो स्पीड मनी और प्रॉब्लम रेजोल्यूशन फीस के नाम पर NGO के रुपए ऐंठ रहे थे ताकि उन्हें विदेशी चंदा मिल सके। सीबीआई को 29 मार्च को दी गई सूचना में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कम से कम 3 FCRF क्लियरेंस नेटवर्क सरकारी अधिकारी के सहयोग से संभावित संचालित हो रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयरिश मल्टी पर्सनल सोशल सर्विस सोसाइटी, सेंटर फॉर ट्राइबल और रूल्स डेवलपमेंट ट्रस्ट, मोहम्मद जहांगीरबाद एजुकेशनल ट्रस्ट, कमीशन लाइफ सेंटर, मिनी जस्टिस हाईकोर्ट्स इंडिया, नई रोशनी फाउंडेशन समेत अन्य NGO के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की TRS सरकार पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CM KCR तेलंगाना को पश्चिम बंगाल जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत रोकना होगा। बीजेपी साई गणेश की हत्या का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि साई गणेश को न्याय मिले और उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि TRS का चुनावी चिन्ह कार है। कार की स्टीयरिंग हो या तो मालिक के हाथ होती है या फिर ड्राइवर के ही हाथ होती है, लेकिन TRS सरकार की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दिन दहाड़े राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है
और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को पश्चिम बंगाल जैसा बनाना चाहते हैं, क्या आप इसकी इजाजत देंगे? अमित शाह ने कहा कि ओवैसी के डर से केसीआर ने धारा 370 का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी से नहीं डरती है, वो जब जहां चाहे चुनाव करवा ले, बीजेपी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। केटी रामा राव का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपने कहा था कि सरपंच को अधिकार देंगे कि, लेकिन आपने अपने बेटे की ताकत थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जीवन में कई सरकारें देखी, लेकिन इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। उन्होंने तेलंगाना के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में टीआरएस की सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकेंगे। शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वर्ष 2023 के चुनाव में भाजपा के राज्य की सत्ता में आने का भी भरोसा जताया। शाह ने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा हैदराबाद के निजाम को बदलने की यात्रा है, जो कि परिवारवाद की मानसिकता के विरुद्ध भी है। टीआरएस सरकार पर अलग तेलंगाना आंदोलन के प्रमुख मुद्दे जल कोष और नौकरियों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आई तो इन वादों को पूरा किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार का चुनाव निशानी गाड़ी है। उन्होंने कहा कि जिसका स्टीयरिंग एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। शाह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की चंद्रशेखर राव सरकार ने मोदी सरकार की योजनाओं के नाम बदलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर इशारा साधते हुए शाह ने जनसभा में कहा, क्या हमें तेलंगाना के निजाम को बदलने की जरूरत है या नहीं? शाह ने कहा कि यात्रा अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ फेंकने की यात्रा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी राज्य में अल्पसंख्यक आरक्षण को समाप्त करेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा बढ़ाएगी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़े दावे किए गए, बड़ा एक फैसला भी लिया गया और ऐसे में तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आने वाले वक्त में इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीत का जो दाव है वो ठोकती नजर आ रही है, अपनी जीत की बातें कहती नजर आ रही है और तेलंगाना की सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्ट सरकार बताया है और इसके खिलाफ लोगों को मुहिम चलाने के लिए कही है, तेलंगाना के युवाओं को आवाज उठाने के लिए कहा है और इस निजाम की सरकार को फेंकने के लिए कहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये जो सरकार का जो चिन्ह है वो गाड़ी का चिन्ह है और इसका स्टीयरिंग या तो मालिक के हाथ में होता है या नौकर के हाथ में। और उन्होंने कहा लेकिन इस सरकार की जो ये स्टीयरिंग है ये ना मालिक के हाथ में है और ना ही ड्राइवर के हाथ में है, ये एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है, जिसके वजह से असदुद्दीन ओवैसी से ही डर के मारे इन्होंने आर्टिकल 370 का भी विरोध किया था और अभी भी इसी तरीके से विरोध करना चाहते हैं। और अभी यहाँ पे अगर कुछ बेहतर चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार निजामों की सरकार है और इस सरकार से छुटकारा पाना ही आने वाले वक्त में तेलंगाना के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना को ये पश्चिम बंगाल बनाने की फिराक में है। पश्चिम बंगाल का नाम आते ही हिंसा जो है दिमाग में आती है। उनका कहने का मतलब है यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट आ जाएगी, यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप चलने लगेगा, यहाँ पर भी हिंसा देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर भी खूनों का सैलाब बहेगा अगर इसी तरीके से इसी सरकार को कंटिन्यू रखा गया। साथ ही उन्होंने आने वाले वक्त में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ने और साथ ही साथ उसे जीतने का भी बड़ा दावा किया है। ऐसे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से एफसीआरएफ के कथित उल्लंघन के मामले में गृह मंत्रालय ने अवर सचिव रैंक के अधिकारियों को हिरासत में लिया है। कई सारे अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आए हैं और इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए, एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना की सरकार को उखाड़ फेंकने की भी बात कही है। साथ ही साथ लोगों को आश्वासन दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा का समर्थन करेंगे तो भाजपा यहाँ पर फिर यहाँ पर सरकार बना सकती है। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा ही मुद्दा
बड़े ही विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।